कृपा करके अपना मोबाइल अनम्यूट करें। पांडे जी, कृपा कर अपना मोबाइल अनम्यूट करें। नमस्कार सर, सभी के साथियों की तरफ से। हमारे सभी साथी जो है देश के लिए लगे हुए हैं, आरटीआई और भ्रष्टाचार पर हम काम कर रहे हैं सर, समाज सेवा जन कल्याण पर। आज क्योंकि हमारा कार्यक्रम 5 मिनट देरी से चल रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि अगर आप अनुमति दें तो कार्यक्रम आप शुरू करते। नमस्कार मित्रों, एक संशोधन करना चाहता हूं। आपने कहा कि हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, हजारों नहीं करोड़ों। 1500 से ज्यादा तो मेरी संविधान कथाएं हो चुकी हैं, जिसमें औसत अटेंडेंस 1000-1500 की रही है। 5 लाख से ज्यादा ये संविधान के सरल शब्दों में किताब निःशुल्क वितरित हुई है। माघ मेले में संविधान शिविर लगा लगा करके लाखों स्नानार्थियों को ये किताब दी गई, कैंप में रहने वालों को दी गई, जिससे पूरे देश में ये किताब पहुंच चुकी है। इसके अलावा इसकी सॉफ्ट कॉपी जो मांगता है उसको देते जाते हैं, फिर वो छपा करके या भेज करके, तो करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। लेकिन 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का हम लोग का इरादा है। भारत के संविधान की जानकारी, संविधान की जानकारी क्यों आवश्यक है और इससे देश की सारी बुराइयां कैसे दूर होंगी, आज मुख्यतः हम लोग। लेकिन आपका वीडियो हमारे पास नहीं आ रहा है, आपको दिख रहे हैं ना हम ठीक ठाक? जी, हम सब दिख रहे हैं सर। एक्चुअली हम लोग वीडियो और कृपा करके कोई भी मित्र अन्य अभी प्रोग्राम के बीच में ना बोले जब तक सवाल जवाब ना हो। मैं सर आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें बराबर आपकी वीडियो और आवाज आ रही है, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है। तो संविधान की जानकारी क्यों आवश्यक है और इससे देश की सभी बुराइयां कैसे दूर होंगी, आज चर्चा का विषय ये है। और संविधान क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, किसी देश का संविधान क्या होता है। इसको जो विद्वानों ने या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, उसके अनुसार कोई संविधान जनता व्यवस्था को कैसे बनाए, कैसे व्यवस्था को नियंत्रित करे और कैसे ये महसूस करे कि सत्ता हमारे हाथ में है, यही किसी लोकतांत्रिक देश का संविधान होता है। तमाम सारे चित्र आ रहे हैं, बीच बीच में बदल रहे हैं, तो उससे मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। एक स्थायी चित्र कोई कर दीजिए, चित्र बदल रहे हैं। सर वो कंटिन्यूअसली जो जुड़ते जाते हैं उनका चित्र जुड़ता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है अगर आप उसमें ध्यान ना देकर प्रोग्राम को करें तो सर। उनका चित्र जुड़ता है, लेकिन ये तो अलग अलग उनके चित्र नहीं आ रहे हैं, बल्कि जैसे सर आप एक सिंगल व्यू ले लें, आप जो नीचे में उसमें पॉइंट्स कर्सर्स होगा, उसमें आप पहले पेज पर रहेंगे तो सिर्फ एक ही व्यू दिखेगा। सर अपने आप को अनम्यूट करें जी, आवाज नहीं आ रही। गिरीश जी अनम्यूट करो। सर आपने हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये तो पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है लोकतंत्र के संविधान की, लेकिन भारत का संविधान उससे कहीं ऊपर जाता है। और एकदम सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो यह हमारे देश की आत्मा है। आज का जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है, इसमें जितने जो कुछ है, मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, प्रकृति, सबका जोड़ने का एक अकेला अगर कोई संसाधन है, कीमिया है, तो वो भारत का संविधान है और वो देश की आत्मा है। और संविधान इस देश की आजादी में जो 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई, फांसी के फंदे पे झूले 1857 से 1947 तक, जिन्होंने
गोलियां खाई, और इसके अलावा जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, आंदोलन किया, उनके सपनों का कलश है। वो अगर खुशी खुशी फांसी के फंदे पे झूल रहे थे तो कैसा देश चाहते थे वह संविधान में लिखा हुआ है। तो उनके सपनों का यह संग्रह या कलश भी है। इसके अलावा और संविधान क्या क्या है फिर मैं इसके बाद में चर्चा करूंगा। अभी इतना जान लेना जरूरी है कि यह पूरे 100 जितने इस देश के वासी हैं, 135 करोड़ 130 करोड़ लोगों की आवाज है, देश की आत्मा है, और संविधान के उन आजादी के दीवानों के सपनों का कलश है। यह कैसे बना? चुने हुए 389 प्रतिनिधियों द्वारा, जिसमें 90 तो रियासतों के प्रतिनिधि थे और बाकी डायरेक्टली पब्लिक से चुने हुए थे। उनके 3 साल 2 साल 11 महीने 17 दिन की लगातार तपस्या से, मेहनत से उन्होंने पूरे देश में यात्राएं की। उस समय देश के सबसे उनकी राय आमंत्रित की, तो सबके राय से पूरे दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया और देश की जरूरतों का अध्ययन किया। इन सारी बातों को मिला करके फिर देश का संविधान तैयार हुआ और पास हुआ। आप जानते हैं संविधान कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 को। जो यह सभा बनी 389 सदस्यों की, इसे संविधान सभा कहा गया, और इसके अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा जब संविधान पास कर रही थी तो उसमें पास करते समय उसके क्या प्रियम्बल में लिखा गया, प्रियम्बल जैसे भारत के आत्मा भारत का संविधान है, वैसे संविधान की आत्मा उसका उद्देशिका या प्रियम्बल है। वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप चाहें तो इसे अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है पूरे संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत आधार है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं आपके सामने पढ़ता हूं। और दरअसल भारत के 130 करोड़ नागरिकों को रोज इसका पाठ करना ही करना चाहिए। कम से कम स्कूलों में, प्रार्थनाओं में सुबह इसका पाठ होना चाहिए। इस पर अलग चर्चा करेंगे। हमारे एक आरटीआई पे निर्देश दिए भी गए थे, लेकिन चूंकि वह मन से नहीं दिए गए थे इसलिए उसका पालन नहीं होगा। हम भारत के लोग, आरटीआई के बारे में बता दें, इस जागो गणराज्य जागो जो संविधान कथा की किताब है, इसमें भारत के संविधान के बारे में सारी जानकारियां हैं संक्षेप में, सरल शब्दों में, लेकिन आरटीआई पर भी है, क्योंकि आरटीआई इस देश में लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। संविधान के बाद अगर कोई देश की जनतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा कानून बना है तो आरटीआई है। इसलिए मैंने भी उसका खूब प्रयोग किया है, संविधान के लिए उसका प्रयोग किया है। तो आप लोग आरटीआई पर काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं प्रेम्बल पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ये तारीख संविधान के बनने की और इसे पारित होने की है। ये तारीख इसीलिए संविधान दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने की घोषणा भी बाद में की है। उसमें हमारे आरटीआई का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आरटीआई से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो फिर किसी दिन अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 6 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रभुत्व संपन्न, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न हुआ। ये संविधान हमको प्रभुत्व संपन्न बनाता है, देश को संप्रभुता देता है। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है कि इस देश पर कोई न तो आंतरिक दबाव आ सकता है न बाहरी दबाव, ये उन सबसे मुक्त है। संविधान हम भारत के लोगों द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब स्वीकृत किया गया। अधिनियमित किया गया मतलब नियम बन जा रहा है, नियम बनाया। और आत्मार्पित किया। आत्मार्पित का अर्थ जानते हैं? खुद से खुद को अर्पण। तो संविधान हम भारत के लोगों ने हम भारत के लोगों को दिया, अर्पित किया। मतलब ये हुआ कि हम संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया और बनाकर खुद को अर्पित किया। तो संविधान के बारे में ढेरों गलतफहमियां पूरे देश में व्याप्त हैं कि संविधान किसने बनाया। उसका एक ही उत्तर है, संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया। पहले तो संविधान के बारे में इस देश में इतनी ज्यादा गैर जानकारी है, इतनी ज्यादा गैर जानकारी है कि मैं कह नहीं सकता। 1500 से ज्यादा जो संविधान कथाएं गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, कॉलेज यूनिवर्सिटी में देने के बाद ये अनुभव हुआ। तमाम सारे लोगों के पूर्वाग्रह हैं, गैर जानकारी है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग प्रेम्बल पर फोकस कर रहे हैं। तो संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया। सब एक साथ नहीं बैठ सकते थे, तो हमारे प्रतिनिधि बैठे, 389 प्रतिनिधि बैठे और उन्होंने जो बनाया वो संविधान सभा कहलाई, जो सभा में बैठते थे। और उस सभा में संविधान हम भारत के लोगों ने पास किया 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान किसने बनाया? इसका उत्तर, हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया। माध्यम क्या बनी? संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। और प्रभुत्व संपन्न, अब इस हम गणराज्य बनाया। गणराज्य का मतलब, गण मतलब जनता, जनता का राज्य है। और 100 जितने इस देश के नागरिक हैं, सब इस देश के मालिक हैं, सब इस देश की सत्ता सबके पास है। हम भारत के लोगों के पास इस देश की सत्ता है। इसके अलावा, हम भारत के लोगों के अलावा न तो कोई बाहरी व्यक्ति, न कोई बाहरी देश इस देश की सत्ता पर नियंत्रण कर सकता है, न देश के अंदर का कोई समूह, न देश के अंदर का कोई व्यक्ति इस देश की सत्ता पर नियंत्रण कर सकता। यह सत्ता केवल और केवल हम भारत के लोगों की 130 करोड़ लोगों के मिली जुली सत्ता है। इस चीज को महसूस करना पड़ेगा। तो यह हुआ संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब हम भारत के लोग ही इसके नियंत्रण करता है, हम भारत के लोग ही की ये सत्ता है, हम भारत के लोगों की ही ये व्यवस्था है, हम भारत के लोगों की ही आवाज है। और इसमें न तो कोई बाहरी शक्ति, न कोई बाहरी देश और न कोई आंतरिक व्यक्ति, न कोई आंतरिक समूह इस पे नियंत्रण कर सकता है, 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों के अलावा। तो ये 4 शब्द हुए, संप्रभुता, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। 2 और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं हमारे संविधान में, व्यक्ति की गरिमा। इस देश का हर व्यक्ति गरिमामय है। 130 करोड़ जो भी भारत का नागरिक है वह गरिमा है, उसकी गरिमा है। संविधान उसकी गरिमा को रिकॉग्नाइज करता है, मानता है, सुनिश्चित करता है और उसको और बढ़ाने के लिए कैसे वो गरिमा में बने, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों में है। मूल कर्तव्यों में विशेष रूप से इसे कहा गया है। तो जो हम लोग अभी थोड़ी देर में मूल कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे तो उसको और हाईलाइट करेंगे, रेखांकित करेंगे। तो व्यक्ति की गरिमा। और इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा शब्द है जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है और वह है बंधुता।
बंधु कौन होता है? बंधुता बढ़ाने के लिए बंधु कौन होता है? एक पेरेंट, एक माता पिता की संतान। तो हम सब जितने भारत के वासी हैं आज, सब हम भारत माता की संतान हैं। इस रिश्ते से हम सब बंधु हैं। उस बंधुता को एहसास करना है और बढ़ाना है। यह हमारे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। तो यह तो हुई संविधान में जो सबसे संविधान की आत्मा है, वह मैंने आपके सामने पढ़ा। अब जैसा मैंने कहा कि संविधान शहीदों के सपनों का कलश है और हम पूरे 130 करोड़ लोगों की आज और उस समय आजादी के समय जितने लोग रहे होंगे 40 करोड़ या जितने, उनकी आवाज है। संविधान में पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि देश का पहला कानून। एक चीज यह भी जान लीजिए कि इस देश में कोई भी कानून तभी चल सकता है जब वह संविधान द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। संविधान में या तो जो लिखा है वो कानून है, या संविधान जिन जिन और कोर्ट्स एक्ट को रिकॉग्नाइज करता है वही चल सकता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा संविधान तो लगता है कि अंग्रेजों ने बनाया था, अभी आईपीसी, सीआरपीसी और वो सब तमाम सारे एक्ट अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे हैं। एक चीज निकाल दीजिए कि जो संविधान मूल रूप में बेसिक संविधान 3 साल में बना, 47 में हम आजाद हुए, 26 जनवरी 50 से संविधान ऑफिशियली लागू करने की घोषणा हुई। 3 साल में तो संविधान बना। अगर हम सारे कोड्स को भी उसी समय बनाने लगते तो 5, 6, 10 साल कितने और लगते। उस समय की स्थिति को समझिए। तो इसलिए जितने कोड देश के लिए जरूरी थे और उचित थे, उनको संविधान ने माना और इसलिए वो आगे चलते रहे। लेकिन संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया रखी गई। उन कोड्स को बाद में रिवाइज भी किया जा सकता है। इसलिए इस तरह से ये संविधान भविष्य के लिए खुला रखा गया कि जो जब जरूरत होगी उसको परिवर्तन कर लिया जाएगा। इसीलिए जैसे इनकम टैक्स एक्ट का उदाहरण दें, 1922 का इनकम टैक्स एक्ट चलता रहा आजादी के बाद, ये 1961 में नया एक्ट बना। इसी तरह से और सीआरपीसी, सीपीसी सब में अमेंडमेंट्स हुए और अगर रीराइट करने की जरूरत हुई, पुनर्लेखन की जरूरत हुई तो वो भी हो जाएगा। वह सब जितने कोड्स और एक्ट्स हैं सब संविधान का हिस्सा हैं और सबको संविधान में एक एक एक्ट को उस समय संविधान सभा ने स्टडी किया, परखा, जांचा और जो उचित पाया वो चले गए। बाकी जिनको अनुचित पाया उनको संविधान की आखिरी धारा में रिपील कर दिया कि अब ये नहीं चलेगा। जैसे 1935 का एक्ट रिपील किया, ट्रांसफर ऑफ पावर जो 1947 में जिस एक्ट के तहत हुआ था उसको रिपील कर दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी भी भारत गुलाम है, अंग्रेजों की रानी, वहां ब्रिटेन की रानी के गुलामी है, ये है वो है। ये सब बिला वजह का भ्रम है। संप्रभु है ये देश, किसी बाहरी व्यक्ति, ताकत या देश का कोई जरा भी नियंत्रण नहीं है। हम संप्रभुता संपन्न है। इसको समझ लीजिए कि जो पहला शब्द ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न राज्य बना रहे हैं। अब इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। हम भारत के लोग ही स्वयंभू हैं। ना आंतरिक कोई दबाव, ना बाहरी कोई दबाव इसको प्रभावित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। इसको गहराई में समझ लीजिए, तब संविधान के प्रति आपकी अटूट आस्था पैदा होगी। और नहीं तो आप भ्रम में रहेंगे कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है संविधान में। इस पे और भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, सब निराधार हैं, क्योंकि किसी ने संविधान को गहराई से न पढ़ा है न समझा है। उसके बाद भी लोग इसकी बात करते हैं। अब संविधान में मूल कर्तव्यों में जैसा कि मैंने कहा, जो लिखा है संविधान में वही कानून है, या जो संविधान जिन जिन कानूनों की मान्यता देता है वह कानून है। संविधान में ही जो पहला कानून, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, हर नागरिक को करने के लिए जो पहला कानून है वह है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन और आदर करना है और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। संविधान का पालन करना है और संविधान का और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना जरूरी है, यानी कि भारत के हर नागरिक को संविधान जानना है। यह इस देश का पहला कानून है।
भारत के हर नागरिक को संविधान जानना है, यह इस देश का पहला कानून है। इसको दूसरे तरह से सोचें कि जो संविधान नहीं जानता, भारत के हर नागरिक को संविधान जानना है, तो जो संविधान नहीं जानता वो देश का नागरिक ही नहीं। अगर वो देश का नागरिक नहीं है, और हम लोग 1500 से ज्यादा संविधान कथाएं जहां जहां जाते हैं, पहला सवाल गांवों में, शहरों में, हर जगह पूछते हैं कि कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है, कितने लोगों ने संविधान का नाम सुना है। तो गांवों में तो 99% लोगों ने संविधान का नाम ही नहीं सुना, पढ़ाई तो दूर की बात। हर नागरिक को संविधान जानना है और संविधान का नाम नहीं सुना। तो अगर ज्यादातर लोग संविधान नहीं जानते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग इस देश के नागरिक अभी हुए ही नहीं, महज भीड़ तंत्र हो गया है। अभी देश लोकतंत्र बना ही नहीं, अभी देश लोकतंत्र गणतंत्र बना ही नहीं, गणराज्य बना ही नहीं, अभी भीड़ तंत्र होकर के रह गया। इसलिए संविधान को जन जन तक पहुंचाने की हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि 135 करोड़ लोगों को संविधान बताएंगे। और बच्चे हों चाहे बड़े हों, साक्षर हों चाहे निरक्षर हों। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, क्या निरक्षर व्यक्ति कैसे संविधान जान सकता है? एक निरक्षर किसान, एक निरक्षर मैकेनिक, एक निरक्षर तमाम सारे काम करने वाले कितनी सारी चीजें जानते हैं, खेती किसानी की बारीक से बारीक चीज जानते हैं। एक निरक्षर बढ़ई क्या से क्या अच्छी चीज बना देता है। जानकारी दूसरी चीज है, साक्षरता निरक्षरता दूसरी चीज है। निरक्षर व्यक्ति को भी जानकारियां होती हैं, संविधान निरक्षर व्यक्ति भी जान सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा फोकस गांव के रूरल एरियाज में किया, जहां जिनको लोग निरक्षर कहते हैं उनको संविधान बनाने की ज्यादा प्रयास किया। 3-4 घंटे की जब संविधान कथा होती है, गांव में लोग भर भर रोने लगते हैं और गांव बदलने लगता है। जैसा शहीदों के सपने थे वैसा गांव बनने लगता है। ये संभव है, लेकिन करके तो देखिए। गांव में लोग संविधान को बहुत जल्दी और गहराई से समझते हैं, जिनको हम निरक्षर या पिछड़े कहते हैं। शहरों में लोग सवाल ज्यादा करते हैं, लेकिन जब सारे सवालों का हल मिल जाता है तो वो भी बदलते हैं। तो आज ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे 7 लाख से ज्यादा लोगों ने जो अपने आजादी की लड़ाई में अपने जान की कुर्बानी दी, चाहे फांसी के फंदे पे चढ़े या गोलियां खाई, या ढेर सारे लोगों ने आंदोलन किया, उनके तपस्या से जो आजादी की गंगा अवतरित हुई, संविधान की गंगा अवतरित हुई, लोकतंत्र की गंगा अवतरित हुई, वह जैसे पहले गंगा भगीरथ की तपस्या से आई तो शंकर की जटाओं में रही, फिर उसके बाद भगीरथ ने दोबारा तपस्या किया, तब गंगा जन कल्याण के लिए जन जन तक बही। वैसे इतने लोगों की तपस्या से, कुर्बानी से जो आजादी, संविधान और लोकतंत्र की गंगा आई, वह जन जन तक नहीं गई, वह तमाम शंकरों की जटाओं में ही उलझ के रह गई। अब अगर आजादी और लोकतंत्र की गंगा को जन जन तक ले जाना है तो भगीरथ की तरह से दोबारा तपस्या करनी पड़ेगी। और अब भगीरथ की लंबी उम्र थी, उन्होंने एक बार तपस्या किया, गंगा को धरती पर लाए, लेकिन शंकर की जटा में आई, फिर उसके बाद दोबारा तपस्या किया तो जन कल्याण के लिए जन जन तक गई। अब वो शहीद वो तो अब नहीं है कि दोबारा तपस्या करें और आजादी, लोकतंत्र और संविधान की गंगा को जन जन तक ले जाएं। तो अब हम ही आपको भगीरथ बनकर जन कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए संविधान को जन जन तक ले जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या से कोई छोटा शब्द नहीं हो सकता। अगर और कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वह काम नहीं हो पाएगा। यह दूसरी आजादी की एक यज्ञ है, लड़ाई है, जो भी कह लीजिए। दूसरी आजादी की लड़ाई में क्यों कह रहा हूं, इस पर अभी आएंगे। लेकिन जिस समय संविधान पास हो रहा था 26 नवंबर 1949 को, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी के चेयरमैन, संविधान में 17 कमेटियां थी, जिसमें एक कमेटी मसौदा कमेटी थी, जिसके चेयरमैन अंबेडकर साहब थे। दोनों ने जो वक्तव्य दिए हैं संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद से आज तक
उससे बड़े वक्तव्य दिए ही नहीं गए। वह आज तक पूरा भविष्य देख रहे थे। उन्होंने पूरा विजनरी की तरह से स्टेटमेंट दिए हैं। उसका संक्षेप मैं आपके सामने रखता हूं। उससे अद्भुत शब्द, उससे अद्भुत वक्तव्य आज तक हिंदुस्तान में दिए ही नहीं गए आजादी के बाद। पहले सबसे राजेंद्र बाबू का, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनका वक्तव्य रखता हूं। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील हुए तो वे संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें उन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। संविधान एक मशीन, एक सिस्टम, एक किताब है। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो इस पर जो चुनकर आते हैं और इसे चलाने की जिम्मेदारी जिन पर होती है। और भारत को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है, वो उस समय कह रहे थे 49 में, लेकिन आज और ज्यादा सच हो गया है। और भारत को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हम में सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों को, क्या बात कह रहे हैं, इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों को, दूरदर्शी लोगों को, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों और क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें। मैं फिर से पढ़ता हूं, इससे बड़ा संविधान पूरे 130, उस समय पूरे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू कह रहे हैं, जो राष्ट्रपति पहले बने। राजेंद्र बाबू को एक सिरे से इस देश ने भुला दिया। देश के पहले राष्ट्रपति थे, पहले और दूसरे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है, दूसरे राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन राजेंद्र बाबू का जन्मदिन नहीं मनाया जाता इस देश में। राजेंद्र बाबू ने इस देश के लिए सबसे निष्कलंक व्यक्तित्व, सबसे निष्कलंक अगर देश के सेवा करने वाले कोई व्यक्ति थे तो राजेंद्र बाबू थे। मुझे अफसोस होता है कि राजेंद्र बाबू को इस देश ने भुला दिया। जिस दिन राजेंद्र बाबू को ये देश याद करेगा उस दिन स्थितियां बदल जाएंगी। तो उनके शब्द तो इसलिए रोज पढ़ने लायक हैं। हर व्यक्ति को रोज पाठ करना चाहिए। सर 1 मिनट माफी चाहूंगा, 1 मिनट माफी चाहूंगा। हो सकता है 10 सेकंड से 30 सेकंड में वापस बंद हो, तो सभी मित्र बंद होने पर इसको पुनः रीस्टार्ट कर ले, जैसे आप जुड़े हैं उसी तरीके से। ठीक है, जब आप चाहें बंद कर देंगे तो फिर हम लोग जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे बड़े समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें। पूर्वाग्रहों से उठें, शब्द देखिए, प्रेजुडिसेस से ऊपर उठें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में पांडे जी, राज मिश्रा, छत्तीसगढ़। हाँ हाँ, स्वागत है, नमस्कार जी। पांडे जी, एक अनुरोध था, एक निवेदन था। आप संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, हम सबको इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर भारत के संविधान को अगर हम आरटीआई से जोड़ सके, अनुच्छेद 19 पर अगर बात हो जाती तो बड़ी कृपा होती। उसके बाद इसी सेशन में हम लोग प्रश्नोत्तर ले लेते। और लेकिन संविधान की जो महत्वपूर्ण जानकारी के, संविधान जब तक वो सब चीजें नहीं जानेंगे तो आरटीआई भी नहीं जान पाएंगे। पहले संविधान, ऐसे जैसे मूल अधिकार है, मानवाधिकार एक्ट बन गया, कमीशंस बन गए, लेकिन मानवाधिकार क्या है तभी जानेंगे जब संविधान जानेंगे। जी, आप कार्यक्रम करें सर। दूसरी बात है कि बैलगाड़ी पे अब बैल को आप पीछे लगा दीजिए, बैल को आगे ही लगाना पड़ेगा। संविधान जानना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं जानते हैं तो बाकी जो कुछ जानते हैं, क्योंकि आरटीआई में जिनको उत्तर देना है वो वही हैं जो हमारे चुने हुए, हमने गलत जिन लोगों को चुन लिया है, जिसकी वजह से वो तरह तरह के दंड फंड देकर के आप आरटीआई में सवाल करिए, उत्तर नहीं देंगे, घुमाएंगे।
वो तभी आपको आरटीआई में भी सही उत्तर मिल पाएगा जब लोग संविधान के अनुसार, संविधान अभी इस देश में लागू ही नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये समझना जरूरी है। तो आपका जो प्रश्न है वह सेकेंडरी है, ये तो वैसे ही है कि का खा गा अभी हम नहीं जानते हैं, हमें एमए पहले पढ़ा दीजिए, का खा गा बाद में पढ़ाइएगा। सर शुरू करें सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पर बात करते हैं पांडे जी। सूट है, अगर हम टहनियों पर जाएंगे, जड़ों पर नहीं जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। आप कोशिश करके देख लीजिए, हम भी पिछले 36 साल से कोशिश कर रहे हैं, 6 साल से आरटीआई में क्या क्या किया है, लेकिन कैसे उसमें खिचड़ी पकाई जाती, घुमाई जाती, जलेबी बनती है, आप भी देख चुके होंगे। अगर आरटीआई पे आपने बहुत काम किया है और हम भी जानते हैं। सर आप आगे करें सर, कार्यक्रम को शुरू करें। तो हम लोग राजेंद्र बाबू के जो आखिरी शब्द मैं पढ़ रहा था, एक एक शब्द ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि अभी देश को ऐसे दूरदर्शी लोगों की जरूरत है, और दूरदर्शी लोगों की कहाँ जरूरत है? विधानसभाओं, लोकसभाओं और गांव सभाओं में। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें जो इन अंतरों के कारण स्पष्ट होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर मात्रा में आएंगे। और अंबेडकर जी का जो वक्तव्य है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संविधान पास करते समय जो पूरे 3 साल के सब लोगों की फीलिंग है और क्या एहसास के साथ ये पास किया है। अंबेडकर जी ने एक लाइन बहुत बड़ी कह दी है आखिर में, पूरा मैं सुना रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकलें तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान भर कर सकता है। राज्य के उन अंगों का संचालन उन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करेगा। कौन यह कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा? जातियों तथा संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। क्या भारतवासी देश को अपने पंथ के ऊपर रखेंगे या पंथ को अपने देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन यदि यह निश्चित है कि यदि लोगों ने अपने पंथ को देश से ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस समय आगाह कर रहे हैं अम्बेडकर साहब। अब ये लाइन सुनिए, हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना होगा। हमें अपनी आजादी को खून की आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना होगा। ये लाइन याद रखिएगा, हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। अब आते हैं हम लोग मूल कर्तव्यों पर कि क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। धारा 39 की चर्चा की है ना आपने, उस पर चर्चा बाद में करेंगे उस धारा को पढ़ते हुए। अभी हम लोग आते हैं मूल कर्तव्यों पर, क्योंकि मूल कर्तव्य अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य करने लगे तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल जाएगा, इसलिए मूल कर्तव्य बहुत जरूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका अनुपालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा सैनिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इस देश में जो भी लोग हैं और अपना कर्तव्य बखूबी कर रहे हैं, वो सब देश की रक्षा कर रहे हैं। यह भाव होना चाहिए। फिर ये 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण है,
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह चीज मीडिया को ध्यान देना चाहिए। आज मीडिया बिल्कुल इसके उलट काम कर रही है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना बढ़ाने की जगह पे बिल्कुल इसके उल्टे काम कर रही है, और इलेक्शन टाइम पे जो जातिगत और धर्मगत स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते हैं वो भी इस भावना के विरुद्ध हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग अप्रोच करने वाले हैं कि वो सब बंद कराए, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की, लोग कहते हैं कि हमारा संविधान नकल है। उस नकल में क्या ये लिखा जा सकता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अपनी गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करने की बात कही जा रही है। संविधान में केवल मनुष्यों की नहीं, प्रकृति और पर्यावरण की इतनी ज्यादा चर्चा है। मूल कर्तव्यों में भी, नीति निर्देशक तत्वों में भी, हर जगह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, लेकिन अगर उसमें कुछ अंधविश्वास आ गए हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, उन अंधविश्वासों से ऊपर उठना है। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अब देश आजाद है। आजादी के समय जो हमारे परिवर्तन के या विरोध के हथियार हैं, वह तोड़फोड़ या सड़क जाम या इस तरह का आंदोलन कि इससे ट्रेनें न चल पाए, बसें पर पथराव, बच्चे स्कूल से घर ना आ पाए, यह तरीका अब सही नहीं है। अब इसके लिए सबसे बड़ा तरीका जो हमें लोकतंत्र ने दे दिया है, जब भी हमें वोट का मौका आता है, जैसा राजेंद्र बाबू ने और अंबेडकर जी ने दोनों ने कहा था कि अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को चुनना है, उसी से सारे परिवर्तन हो जाएंगे। अब हमें पथराव की और इन सब की जरूरत नहीं है। इसके लिए आंख खोल करके रखना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी पहली शर्त है कि हमें अपनी आंखें खोल करके रखना है। अगर हमने आंखें बंद कर ली या किसी अंधविश्वास में आ गए तो फिर देश का कल्याण, देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। और जो अगला है वो तो अद्भुत है, उससे अच्छा तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। जो अगला हमारा मूल कर्तव्य है वह देश को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों से जोड़ता है। वो कहता है कि व्यक्तिगत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ऐसा भी नहीं कि किसी एक क्षेत्र, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे देश निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यह संविधान ने कर्तव्य दिया है, यह कानून है देश का कि हमें अपने व्यक्तिगत गतिविधियों में, जिसमें शिक्षा भी है, ध्यान भी है, पढ़ाई भी है, काम भी है, सब में एक्सेल करना है। और सामूहिक गतिविधियां जब हम परिवार में रहते हैं, ऑफिस में, समूह में, समाज में रहते हैं, तो वहां भी अपने व्यक्तिगत गतिविधियों में भी और सामूहिक गतिविधियों में एक्सीलेंस करना है, उत्कृष्टता करनी है कि और बढ़ने का लगातार प्रयास करना है, जिससे देश प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देश प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, यह संविधान हमको जिम्मेदारी देता है, हमें मूल कर्तव्य बताता है। तो हमें स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़े हुए अपने शहीदों, उनके आदर्शों का आदर करना है, संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है, गौरवशाली परंपरा को, यह तो हमारा अतीत को हमें जारी रखना है, वर्तमान में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में एक्सीलेंस करना है, और भविष्य देश को हमें कहाँ ले जाना है, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को। तो तीनों काल को हमारा संविधान हमें सहेजता है, समेटता है। और इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में एक्सीलेंस की तरफ जो ले जाने की बात है, यह असंभव नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह कैसे संभव होगा, यह असंभव नहीं है। एक वैदिक मंत्र यहाँ जरूरी है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम
न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुष योजकः तत्र दुर्लभः। इस सृष्टि में, इस धरती पर ईश्वर ने कोई भी ध्वनि या अक्षर ऐसी नहीं बनाई जिसका मंत्र न बनाया जा सके। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, ऐसा कोई ध्वनि है ही नहीं जिसका मंत्र न बनाया जा सके। अगर आप राम राम कहते हैं तो वो भी मंत्र बन जाता है, मरा मरा कहते हैं तो वो भी मंत्र बन जाता है, क्योंकि मुख्य चीज भाव है। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सबके साथ जुड़ाव का होना चाहिए। अगर हमारा भाव अच्छा है तो सारी दुनिया मंत्र बन जाएगी। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, और मंत्र वही है जो मन को प्रभावित करे, और तंत्र वही है जो तंत्र को प्रभावित करे। इसके अलावा जो परिभाषाएं और इसमें बहुत विवाद में है, उससे भी बचना है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम, कोई ऐसी वनस्पति इस धरती पर ईश्वर ने बनाई ही नहीं जिसकी औषधि न बनाई जा सके। और जो असली बात जो कही गई है इस मंत्र में कि ना अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुष, इस धरती पर कोई व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विलक्षण, यूनिक, अद्वितीय बनाया है, और साथ ही कुछ न कुछ अद्वितीय गुण दे करके भेजा है। उसके उस अद्वितीय गुण को पहचानना है, और अगर हम हर व्यक्ति को उस दिशा में ले जाएं तो अपने आप सब कुछ उत्कृष्ट होता चला जाएगा। यहीं पर एक सच्चा और उदाहरण देना जरूरी है, क्योंकि इस पर लोग बहुत अविश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। तो एक किताब जैसे, और एक लोक कथा बहुत सब दुनिया की सबसे अच्छी कहानी है जो पूरी दुनिया में है, वह आज नहीं तो फिर किसी दिन सुनाएंगे, लेकिन वो लोकतंत्र की जननी है। यह जो दूसरी किताब मैं क्या बता रहा हूँ, जापान के एक गुरु की उसके शिष्या ने जीवनी लिखी है। वह सबसे दुनिया की सबसे शिक्षा पर और व्यक्ति निर्माण पर सबसे अच्छी किताब है तोतो-चान। और तोतो-चान किताब भी हर एक को जरूर पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने से बच्चे का भविष्य बदल जाता है, माँ बाप और गुरु और शिष्य के रिश्ते बदल जाते हैं। तोतो-चान की संक्षेप में अगर 2-3 लाइन में मैं बताना चाहूँ उसका जिस्ट, तो ये है कि वो सच्चा किस्सा है, दुनिया की सारी भाषाओं में आज वो किताब है। वो गुरु जितने समाज के रिजेक्टेड बच्चे हैं उनको पढ़ाता है, जिनका दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, जो दूसरे स्कूलों से निकाल दिए जाते हैं, जो दूसरे स्कूलों में माँ बाप एडमिशन नहीं करा पाते हैं गरीबी की वजह से, या जो बच्चे विकलांग हैं, उन सब रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो, सब के सब बच्चे जापान के सबसे शीर्षस्थ पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं, सारे रिजेक्टेड बच्चे। तो जिन बच्चों को हम रिजेक्टेड कहते हैं, अगर ठीक से उस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, परवरिश की जाए, तो वो सब के सब में अनंत संभावनाएं हैं, सब अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसा ये एक्सीलेंस की तरफ जाना है। हमारा संविधान इसी तरह से एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की बात करता है, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को उसके अंदर जो यूनिकनेस है उसको पहचाने और उससे आगे ले जाए। और आखिरी, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपालक, जिनका वो पालन पोषण कर रहे हैं, जिनके वो गार्जियन हैं, के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह तो संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य है। अब आते हैं 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हम लोग ज्यादातर संविधान सभाओं में जब जाते हैं तो 2 सवाल जरूर करते हैं। पहला तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक मैसेज आ रहा है कि अगर पीडीएफ में किताब डाल दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पीडीएफ में मैं हमेशा डालता रहता हूं, आपको भी भेज दूंगा, जहां जहां चाहें पहुंचा दें, पर खुद पढ़ना चाहें, किसी और को भेजना चाहें, वो तो करूंगा ही। तो मैं ये बता रहा था कि एक तो ये है कि एक प्रश्न ये करते हैं कि आपको जो भी सवाल आ रहे हैं सब पे चर्चा करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ सवाल भी आपके, धीरे धीरे। आपके साथ ज्यादातर सवालों के उत्तर जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसमें मिल जाएगा।
सर क्या अगर अनुमति दो तो प्रश्नोत्तरी ले लें? अगर मेरी बात अधूरी छोड़ के प्रश्नोत्तरी लेना है तो मैं अपनी बात समाप्त कर सकता नहीं तो हूं। सर आप पहले कार्यक्रम कंप्लीट कर लें, 8-10-8-15 तक लेने के बाद। वही तो मैं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, ज्यादातर जो अभी प्रश्नोत्तर आ रहे हैं उनके उत्तर आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें हैं, इसलिए पहले बात तो खत्म होने दीजिए। और अगर बोलना नहीं पसंद आ रहा है, प्रश्नोत्तर ही चाहिए, तो मैं बंद कर दूं प्रोग्राम। हमें नहीं सर, नहीं ना सर, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करिए सर, बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी 40 मिनट से ज्यादा सुनने में दिक्कत हो रही है तो मैं बंद कर सकता हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कंटिन्यू रखें सर, कंटिन्यू हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी हैं, आपको अप्रिय भी लग सकती हैं लेकिन वो सबसे जरूरी हैं। कम से कम 2-3 मिनट में जो बताने जा रहा हूं आप चौंक जाएंगे कि क्या ये है। तो मैं बता रहा था कि पहली बात, 2 सवाल हम लोग अक्सर करते हैं जब भी जहां जिस सभा में जाते हैं, हजारों 2000 5000 के गांव में भी अगर गए और वहां पहला सवाल करते हैं कि कितने लोगों ने संविधान जानते हैं और कितने ने नाम सुना है, उसका चर्चा में कर चुका। दूसरा सवाल करते हैं, इस देश का मालिक कौन है, इस देश सत्ता किसके पास है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 99% जो आरटीआई के भाई काम कर रहे हैं वो भी सुने, जो मानवाधिकार पे काम कर रहे हैं वो भी सुने, 99% लोग, और गांव में तो 100% लोग कहते हैं कि पीएम डीएम सीएम, पीएम डीएम सीएम, शायद डीएम ना कहते हो दूसरे स्टेट्स में, वहां असिस्टेंट कमिश्नर कहते हो या कलेक्टर कहते हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी में कहते हैं। इसके अलावा कोई चौथा उत्तर नहीं मिला। आज तक किसी गांव में मुझे यह उत्तर नहीं मिला कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, और वो इसलिए कि संविधान नहीं जानते हैं। जिस दिन संविधान जान जाएंगे तो ये जान जाएंगे कि वो देश के मालिक हैं। तो आज देश की स्थिति कैसी है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर तो होता रहेगा। आज देश की स्थिति यह है कि अगर आपके पास कोई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर आपका कब्जा नहीं है, उसका आपने नाम नहीं सुना हुआ है, उसको आप जानते नहीं हैं, कभी महसूस नहीं किया है जब नाम ही नहीं सुना है, और वह कोई दस्तावेज आपके पास नहीं उस प्रॉपर्टी का, वो दस्तावेज ही जानते हो आप, दस्तावेज का भी नाम नहीं सुना है, दस्तावेज आपके पास होना दूर रहा, उसका नाम नहीं सुना है, तो न प्रॉपर्टी का कब्जा है, न प्रॉपर्टी का जानते हैं, न उसका दस्तावेज आपके पास है, न दस्तावेज का नाम सुना है, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन करेगा? आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रहे होंगे? जो भी हथियार ले वो उस प्रॉपर्टी को लेकर के उसका इंजॉयमेंट कर रहा है, हथियाए हुए है, और आपको पता ही नहीं है। यही हाल इस देश का है। और वह प्रॉपर्टी कौन है, अब तक अगर आप खुद समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वह प्रॉपर्टी है देश की मालकियत। देश की मालकियत ही वो प्रॉपर्टी है जो हम भारत के लोगों की है, लेकिन 99% लोग जानते ही नहीं है कि देश की मालिक हम हैं। देश के मालिक उनको लगता है कि कोई और है, और वह सत्ता जो मालकियत उनको सौंपती है वह है भारत का संविधान। 1947 में जब हम आजाद हुए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सत्ता भारत को हस्तांतरित की गई, लेकिन वह हम भारत के लोगों को दी गई भारत के संविधान द्वारा। जब प्रियम्बल में मैंने पढ़ा था, जब हम गणराज्य बने, जनता का राज्य बना, लोकतंत्र बने, लोक का तंत्र उपजा, तो जब हम गणराज्य हैं, जनता का राज्य है, तो जनता मालिक है, जनता का राज्य है। लेकिन आप मुझसे प्रमाण अगर चाहें कि क्या सबूत है कि जनता मालिक नहीं है, जनता के पास मालकियत का कब्जा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर जनता मालिक है तो क्या मालिक का रास्ता रोक करके नौकरों को, सेवकों को गुजारा जा सकता है? हिंदुस्तान दुनिया के 260 से ज्यादा देशों में अकेला देश है। आप अगर विदेश जाते हो वहां पता कर लीजिए, देखा होगा,
और नहीं आप कहीं भी पता कर लीजिए। हिंदुस्तान दुनिया के अकेला देश है जहां मालिकों का रास्ता रोक करके, जनता का रास्ता रोक करके इन सेवकों को गुजारा जाता है। और सेवक जो व्यवस्था में 3 तरह के सेवक हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों ही सेवक हैं। संप्रभु जनता है, बाकी सब सेवक हैं। तो मालिकों का रास्ता रोक करके, चाहे वो पीएम जा रहे हो, सीएम जा रहे हो, राज्यपाल जा रहे हो, प्रेसिडेंट जा रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहे हो, जनता का रास्ता रोक करके इनको नहीं गुजारा जा सकता। और हालात ये हैं कि जनता को नौकरों की तरह, प्रजा की तरह से ट्रीट किया जा रहा है और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रास्ता रोक दिया जा रहा है, जहां पे पेशेंट्स मर रहे हैं, औरतों को बीच वहीं पर रास्ते मतलब रुकावट के कितने केसेस डिलीवरी के हुए हैं। ये हिंदुस्तान में अजूबा है, चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि क्या हम वाकई आजादी में रह रहे हैं, क्या वाकई हमारा देश लोकतंत्र है। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस देश में संविधान लागू हुआ? लागू कौन करता है? आपके घर में भी कोई नियम कानून अगर बनता है तो लागू कौन करता है? जो भी घर का लीडर हो और घर जो भी जिसके पास सत्ता हो। तो सत्ता किसके पास है? जनता के पास है। तो संविधान को लागू कौन करेगा? जनता करेगी। तो जनता को संविधान को लागू करना है और जनता संविधान जानती ही नहीं, तो लागू कैसे होगा? ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे बड़ी फैलेसी है। इसीलिए मैं कहता हूं पहले भगीरथ की तरह से जा करके जन जन को संविधान बताइए। अगर आप चाहे आरटीआई पे काम करना चाहते हैं, चाहे मानवाधिकार पे काम करना चाहते हैं, पहले वो जान तो लें कि हमारे हक क्या हैं, हम मालिक हैं, तब वो मालिक की तरह से बिहेव करेंगे। आज पूरा देश जनता की तरह, प्रजा की तरह से बिहेव कर रहा है। और क्यों कर रहा है? कितना बड़ा मीडिया का छल। और आज से नहीं, आजादी के बाद से शुरू हो गया था। इस देश को प्रजातंत्र कहा गया। प्रजातंत्र कैसे हुआ? जब हम गणराज्य हो गया तो प्रजा शब्द कहां से आया? प्रजातंत्र अपने में बड़ा खतरनाक शब्द है, बड़ा महीन तरीके से खतरनाक शब्द है। प्रजातंत्र का मतलब है कहीं ना कहीं कोई राजा है। उस समय यह भी एक भ्रम फैलाया गया। कई उस समय के आजादी के बाद उसी समय कुछ नेताओं ने कहा कि अब राजा रानी की कोख से नहीं, बैलेट बॉक्सेस से पैदा होंगे। यानी कि राजा होंगे, राजा अभी भी होंगे और तुम प्रजा रहोगे। ये उसी समय से भ्रम फैला दिया गया। अभी भी तमाम सारे लोगों से इस बात में बहस करनी पड़ती है कि हम लोकतंत्र हैं। तमाम सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर प्रजातंत्र और लोकतंत्र को एक समझते हैं। पहले तो यह भ्रम हटाना होगा कि हम प्रजातंत्र नहीं है। जो भी प्रजातंत्र शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो गलत कर रहा है। जब हम प्रजातंत्र कहते हैं तो इसका मतलब कि हम बैलेट बॉक्सेस से राजा चुनेंगे। प्रजा राजा चुने, जब ये भावना रहती है तो फिर जो सेवा कर रहा है आसपास उसको ढूंढ के हम नहीं प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे प्रधानी में, चाहे विधानसभा में, लोकसभा में। तब हम जो राजा की तरह हमारे पास आएगा, राजा की तरह बिहेव करेगा, उसको जो दंडफंद करेगा। राजतंत्र में तो दंडफंद, राजा लगातार बने रहने के लिए क्या क्या करता है, अपने वंश में भी आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है, तो वो राजतंत्र के सारे छल कपट आ जाते हैं। सेवा मूल नहीं रहता। इसलिए राजनीति को लोकनीति में बदलना है और लोकतंत्र लाना है। सेवक को चुनना है। जो राजेंद्र बाबू ने कहा था कि अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, चरित्रवान लोगों को हमको चुनना है जो सेवा ऑलरेडी उस क्षेत्र में कर रहे हो। तब हम ढूंढ के खुद प्रत्याशी बनाएंगे। ये सबसे अच्छी सेवा कर रहे हैं, इन्हें हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। आज जो राजा की तरह आ रहा है, 150-200 गाड़ियों के काफिले से आ रहा है, हजारों गाड़ियों का जुलूस निकाल रहा है, ढेर सारी माला पहने हुए आ रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, मीडिया में छाया हुआ है। अगर आपको नौकर रखना है तो आप विज्ञापित करेंगे कि हमें एक नौकर चाहिए या सेवक चाहिए, या वो लोग विज्ञापित करेंगे कि हमें नौकर चुन लो, सेवक चुन लो? जो शपथ लेते हैं, जो भी आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधानसभा या लोकसभा में, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। और वो है कि हम संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की शपथ लेते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की शपथ लेते हैं। शपथ सेवा की ले रहे हैं। और मीडिया क्या दिखा रहा है? फला फला का राज तिलक, जैसे कि राजशाही हो और वो राजा बन गए हों। और आज तक किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने
मीडिया को नहीं लताड़ा, ये क्या दिखा रहे हो? हम सेवक हैं, कैसे तुम राजतिलक दिखा रहे हो? तो वही भावना अभी भी हमारे अंदर है और हम राजा या राजा जैसा चुनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सेवा नहीं, भौकाल, एक नया शब्द सुनने में आता है कि जो जिसका भौकाल है वो चुनेंगे। जो जिताऊ होगा, जिताऊ कौन होगा? जो राजा जैसा भौकाल बनाता हो। तो ये भौकाल तंत्र ये देश बन गया है, इसको मिटाना होगा। संविधान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इस स्थिति तक आ जाएंगे। हमको संविधान को जन जन तक ले जाना होगा भगीरथ की तरह से, यह पहली शर्त है। अगर यह हमने नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, संविधान को जन जन तक ले जाना। मूल अधिकार आप सब जानते होंगे, अगर कहिए तो मैं उनको पढ़ दूं, या उसको मैं किताब तो आपको फॉरवर्ड कर ही रहा हूं पीडीएफ पे, आप उसमें पढ़ लेंगे सरल शब्दों में। एक सवाल पे और मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा जो उसमें है कि संविधान जानने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा और लोगों को रोटी कैसे मिल जाएगी। संविधान भूखे व्यक्ति को रोटी भी देगा, गरीबों की दवा भी देगा, रोजगार भी देगा, शिक्षा भी मिलेगी। सरकार इन्हीं सब को सुनिश्चित करने के लिए है। जब लोग संविधान जानकर संविधान की मंशा के अनुसार ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद चुनने लगेंगे तो यह सब अपने आप बड़ी आसानी से हो जाएगा। कोटेदार गरीबों को अनाज बांटेगा, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पढ़ाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर वहां पर जाके काम करेगा, अच्छी दवा देगा। यह सब हो जाएगा अगर लोग संविधान जान जाएं। जिन 200 से अधिक गांवों में 2015 के पंचायत चुनाव में हम लोग पहुंच गए थे और जहां संविधान कथाएं गहराई से हो गई, या जिन गांवों में लोगों ने संविधान की जानकारियां सरल किताब के द्वारा भी प्राप्त कर ली, वहां गांव बदलने लगा। गांव वालों ने खुद जाकर लोगों से जो तय किया कि सबसे अच्छा व्यक्ति ये है, इसको प्रधान बनाना है हमारे इस वर्ग में जिसमें यहाँ इलेक्शन होना है। वह व्यक्ति मना कर रहा है कि पंचायत के चुनाव में भी 80-90 लाख रुपए लोग खर्च होता है, मैं कहाँ से लाऊंगा। गांव वाले ही कह रहे हैं वो तो हमें देना है, पंचायत के चुनाव में प्रचार की तो जरूरत है ही नहीं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हमने तय कर लिया है कि तुम्हें यहाँ गांव प्रधान होना है। तो उसके मना करने के बावजूद उसका नॉमिनेशन फाइल कराते हैं और उसे जिताते हैं। यह शुरुआत हो चुकी है माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे यह शुरुआत हो चुकी है। मैक्रो लेवल पे यह बात होनी है, आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन वह होगा। वो मेरी 4 लाइन की छोटी सी कविता है जो इस हालात को पूरे बताती है। आपके अपने अनुभव के अनुसार कभी आपने अपने घरों के आसपास पाइपों में, नालियों में पानी बहते देखा होगा, कभी कभी पाइप और नाली को फट जाते देखा होगा। उस अनुभव को याद करिए और ये 4 लाइन की सच्चाई देखिए कि गंदा मटमैला पानी बह बहकर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। गंदा मटमैला पानी बह बहकर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो ये जो पिछले 30-35 साल में तरह तरह के गंदे मटमैले पानी हमारे राजनीति में चुनकर आए, संविधान सभा की मंशा के विपरीत, वह अब पब्लिक के अंदर उनके ऊपर के खिलाफ खूब उबन पैदा हो जाएगी कि वह अब उनके आने का रास्ता, उनकी गंदगी उनके आने का रास्ता खुद बंद करेगी और भविष्य में हमारे व्यवस्था में साफ पानी आएगा। समय सीमा 5-10 साल हो सकती है। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार का जो पूरी गंगोत्री है वह हमारी चुनाव प्रक्रिया है। वही है ना जो कहा था कि अगर गंदे लोग चुनकर आए, अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग नहीं चुन करके आए, बल्कि पैसा खर्च करके, जात के नाम पर, धर्म के नाम पे, गुंडई के नाम पे, मीडिया के इमेज के आधार पर पैसा शराब बांट करके अगर इस आधार पे आए तो ये अच्छा संविधान भी खुशहाल नहीं कर पाएगा। जब लोग करोड़ों अरबों खर्च करके जीतते हैं तो फिर मंत्री बनने के बाद उसकी कई गुना कमाने की कोशिश करते हैं और फिर जिस विभाग के मंत्री होते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में वह कमाते हैं। जो ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा दे करके जाता है, अगर इंस्पेक्टर पुलिस का पैसा दे करके थाने पे पोस्ट हुआ है तो वह अच्छे लोगों की देखभाल नहीं करेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं इन्फोर्स करेगा, उसे पैसा तो गुंडों बदमाशों से ही मिलेगा, माफियाओं से ही मिलेगा। तो वो साठगांठ और डेक्सस शुरू हो जाती है।
अगर वाकई व्यवस्था को ईमानदार बनना है तो जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ हम लोग ये बात अभी समाप्त कर सकते हैं। अगर एक सेशन और होगा तो बात और जरूरी बातें बहुत रह गई हैं, लेकिन अदरवाइज अगर सेशन नहीं तो अगले 5 आपके सवाल। पांडे सर, एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ बताइए जी पांडे सर, अगर संविधान का पालन नहीं होता तो कोर्ट जाने के अलावा हमारे पास और क्या विकल्प है? अरे वही तो विकल्प मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में ऐसे लोगों को हटा दीजिए जो पालन नहीं करते हैं। नहीं, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, जो IAS IPS अधिकारी वर्ग। लोकतंत्र और चुनाव, क्योंकि हमारी जो सत्ता है जनता की, उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ एक चीज मैं कहना भूल गया, वो भी गहराई से महसूस करिए कि जब आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे गांव प्रधान, चाहे विधायक या सांसद, तो वह आपके प्रतिनिधि होते हैं। आप अगर वकील कोई वहां कोर्ट के लिए रखते हैं तो आपका प्रतिनिधि होता है और आपसे ब्रीफ लेके बोलता है ना। तो आप जिसको विधानसभा या लोकसभा में भेज रहे हैं, उसको आपकी वहां आवाज बनना है, आपकी बात कहना है। किसी भी कानून बनाते समय, किसी कानून पर वोट देते समय या कोई बहस में बोलते समय उसे आपकी राय वहां रखना है, अपनी राय नहीं रखना। पांडे जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था। मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ, फिर से समझाइए। जी, मैं ये चाह रहा था कि ये जो जनप्रतिनिधि तो हम चुनते हैं, हाँ, और वो उनको हम ठीक करेंगे, वो ये शासकीय कर्मचारियों को ठीक करेंगे। फिलहाल के लिए भारत के संविधान का अगर पालन नहीं हो रहा है आज, तो हमारे पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाने के अलावा भारत के संविधान में क्या विकल्प है? मैं वही विकल्प कर रहा हूँ। संविधान में जब जो चीज 70 अभी संविधान लागू ही नहीं हुआ, जब आप अच्छे व्यक्ति को चुन करके विधानसभा लोकसभा में पहुंचाएंगे और संविधान जान जाएंगे, तभी संविधान लागू होगा। अभी तो भीड़ तंत्र चल रहा है, तो भीड़ तंत्र में तो हर आदमी हाथ पैर मार रहा है। यह स्विच दबाने की तरह से नहीं होगा, यह लंबी साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ दूसरी आजादी की लड़ाई है। आप सोचें कि केवल हल्का फुल्का फार्मूला आ जाए, वो नहीं है। देश के लिए सबसे बड़ा संकट है कि लोग संविधान नहीं जानते हैं और आंतरिक दबाव भी अब देश पर आ रहे हैं और बाह्य दबाव भी आ रहे हैं। संप्रभुता पे भी खतरा है। आप अगर चाहें कि स्विच की तरह से इसका असर हो जाए, वो नहीं होगा। RTI एक रास्ता है, लेकिन RTI में 90% अच्छे लोगों को जवाब नहीं मिलता है, भटकाया जाता है। वो गिरोह की तरह से काम हो रहा है वहां पे। सर, अच्छे व्यक्ति की पहचान एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि क्योंकि लोग अपनी छवि कुछ और दिखाते हैं और होते कुछ और है। ही नहीं मिला है, हमें कर्तव्य भी मिला है और हमें इस काम करने की सिस्टम की व्यवस्था भी तय हुई है। इस कारण से व्यवस्था को बिना समझे हम संविधान को नहीं समझ सकते। अपने अधिकारों को भी समझने के लिए व्यवस्था को समझना जरूरी है ताकि हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। तो उनकी बात भी सही है और हमारी मजबूरी भी जायज है। हम 12 से 24 पर जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। और इसके अलावा हम लोग जो वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सल राइट्स, ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, उस पर भी चर्चा के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति है मुर्शिदाबाद से, सलीम बेग साहब, उनसे भी चर्चा हमारी चल रही है। वो भी हमारे प्रोग्राम पर इस सब्जेक्ट पर आगे आएंगे। ये बात जरूरी है कि हमारे लिए कानून और मानव अधिकारों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर हम अपने जितनी क्षमता हो रही है उस पर प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई मित्र ऐसे व्यक्ति को जानता हो जिनको हम स्पीकर के बतौर इनवाइट कर सके तो वो भी मुझे सलाह दे सकता है और अगर कोई कुछ इस पर बोलना भी चाहे तो बोल सकता है। हेलो, कोई मित्र अगर इस पे चर्चा आगे जारी रखना चाहे तो जारी रखेंगे, अन्यथा प्रोग्राम को आज का समापन करेंगे। हेलो सर जी, इसका जो सॉफ्ट कॉपी होगा तो दे दीजिए ना। सर, सॉफ्ट कॉपी वो जैसे ही मुझे भेजेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।
ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर। अग्रवाल सर, वो जो कॉपी बोल रहे थे जापान वाली सर, एक किताब बोल रहे थे सर अभी पांडे सर, वो किताब जरूर चाहिए। सर ऐसा है कि मेरी जानकारी में वाकई में आपको बताऊं, मैं पहली बार इस किताब के बारे में सुना हूं। यदि वो उपलब्ध कराएंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध करा दूंगा ग्रुप में। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगी वो किताब, उनके 60 नोट में उन्होंने जो बताया देखिए है। किताबें, सभी किताबें बहुत अच्छी होती हैं पर बहुत बड़ी और बृहद होती हैं। वो हमें छाटकर अगर कोई अंश हमें बता रहे हैं तो हमें वाकई बहुत अच्छी लगे, लेकिन जब वो किताब हमारे पास रहे तो हम उस पर गंभीरता से अध्ययन ना करें, तो दोनों बातों में एक बहुत बड़ी विरोधाभास है। जी जी। आज मैं यह निश्चित तौर पर बोल सकता हूं, कल हमारे साथ रमेश सुथर जी जुड़े हैं। देवेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। ये तो नाश्ता करो। चलिए मिश्रा सर से आज कुछ हो जाए सर, थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बातें आज। निवेदन है मिश्रा सर से कुछ हो जाए जानकारी। राम सर आवाज नहीं आ रहा है साहब। आज आज आवाज क्यों कट रही है सबकी, क्या बात है? जरा चेक करो जरा प्लीज। हेलो हेलो, मिश्रा सर से निवेदन है कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएं आरटीआई के संबंध में। आवाज कट रही सर। मिश्रा सर बोल सर। समय बड़ा कीमती है सर। सर सुतार जी कब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? देवेंद्र जी बताएं, सुतार जी कब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? आवाज क्यों कट रही है सर? शायद उनकी बातचीत चल रही होगी इसलिए वो अनम्यूट। अग्रवाल सर की? हाँ शायद इसलिए जी जी। ठीक ठीक। त्या बनवण्याचं बनवू मग राजू उशीर लागला असेल तर राहून देवेंद्र सर, राजस्थान से सुतार जी जुड़ने की बात कर रहे थे, तो कब जुड़ेंगे, कब आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? बताइए सर अभी। सर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं? जी सर बिल्कुल, वेलकम सर। संपूर्ण देश के संपूर्ण संविधान, संपूर्ण कानून, सभी में नागरिक को जवाबदेही बनाया गया है, सत्ता को नहीं। इसलिए मैं संविधान सही है इसका समर्थन नहीं करूंगा। यदि संविधान में ही सत्ता को जवाबदेही बनाया होता तो नागरिक चरित्र निर्माण होता, शासक और सत्ता का चरित्र निर्माण होता। आज शासक और सत्ता के पास कोई चरित्र नहीं है क्योंकि हमारा संविधान जवाबदेही विहीन है। अगर मेरे सवाल का किसी के पास जवाब, हेलो हेलो, अगर किसी के पास सार्थक, स्वस्थ
आलोचना हो मेरी या दलील हो तो मुझे अवगत कराएं। सर मेरा ऐसा कहना था कि जवाबदेह नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई वो आती है, तो आप बाकायदा न्यायालय जा सकते हैं और वहां से संबंधित से जवाब लिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, न्यायालय क्यों जाना पड़ता है? शासक न्यायालय जाते हैं क्या? शासक न्यायालय जाते हैं क्या? आज ये संविधान में लिखा हुआ है कि शासक, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, नागरिकों से समान व्यवहार करेगा, धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो लिख दिया, अगर नहीं करेगा तो उसको क्या दंड होगा, ये संविधान में क्यों नहीं उल्लेख है? और नागरिक अगर ट्रैफिक रूल का सुनिए, अगर नागरिक ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करेगा तो 2000 फाइन, उसकी गाड़ी जब्ती, उसका ये हो जाएगा। तो सत्ता के लिए जवाबदेही क्यों नहीं है? कहीं भी आप कोई भी संविधान, कोई भी कानून उठा के देख लो, जैसे कानून का पालन नहीं करने पर नागरिक जवाबदेह है, दंड का भागीदार है, वैसे शासक क्यों नहीं? बोल रहा हूँ, जवाब दो आपकी बात। सर अगर बाकी लोग अपना म्यूट कर दे तो मैं बात का जवाब दूं सर का। जी जी निवेदन करूं। देखिए बात एक सिंपल सी है। आप कह रहे हैं कि मैं अदालत क्यों जाऊं? जो शासक है वो शासक तब तक नहीं था, कुछ लोगों ने चुन के या कुछ लोगों से जबरदस्ती अपने आप को चुनवा के वो शासक बन गया। ठीक है, शासक बनने से पहले या आपका लोक प्रतिनिधि बनने से पहले वो साधारण व्यक्ति था, आपकी तरह मेरी तरह। ठीक, अब वो काम नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा तो हमारे आपके जैसे लोग उनसे लड़ाई कर रहे हैं तरह तरह के माध्यमों से, आरटीआई के माध्यमों से, कंप्लेंट के माध्यम से, हल्ला गुल्ला के माध्यम से। ठीक, आप कहते हैं जी मैं अदालत क्यों जाऊं? अब मान लीजिए कोई जेब कतरा आपकी पॉकेट मार लेता है, कोई पड़ोसी आपकी गाड़ी का शीशा फोड़ देता है, कोई व्यक्ति आपके घर में घुस के सामान चुराने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं? आप उस व्यक्ति को संविधान का पाठ नहीं पढ़ाते। आप ये नहीं कहते कि भाई संविधान में लिखा है तो अपने काम से काम रख, मैं अपने काम से काम रखूं, तो अपनी संपत्ति का ध्यान रख, मैं अपनी संपत्ति का ध्यान रखूं। वो कहता है मैं आपसे दबा हूं अशोक गोयल जी, इसलिए मैं आपकी गाड़ी फोड़ने का अधिकार रखता हूं, आपके बच्चे को तंग करने का अधिकार रखता हूं, आपके गमले तोड़ने का अधिकार रखता हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके पास जाऊंगा, अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से अगर मेरा काम नहीं कर रही तो मैं अदालत जाऊंगा। तब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भाई संविधान में लिखा हुआ है और ये मेरा संविधान का पालन नहीं कर रहा। तो स्पष्ट रूप से समझिए, ये तथाकथित शासक कल तक मेरे आपके जैसे व्यक्ति थे, कुर्सी पे बैठ के उनका मन विचलित हो गया, इधर उधर डोलने लगा, और उनको पता चला कि इस कुर्सी की माया बहुत गजब की है और उस माया का वो आनंद उठा रहे हैं। अब उन माया का आनंद उठाने में अशोक गोयल जैसे, राज मिश्रा जैसे, देवेंद्र गोयल जैसे और हमारे जितने महानुभाव यहाँ बैठे हैं सब लोग बाधक हैं। अब हम लोग बाधक होंगे तो वो हमारे काम में अड़चने भी लगाएंगे, और जब भी वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे तो वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। उस सत्ता का दुरुपयोग अगर वो करते हैं तो मैं उनसे सिर्फ ये निवेदन करूं, महोदय संविधान में ये लिखा है और आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो कहते हैं मिस्टर XYZ आप जहां मर्जी जाइए, मैं सत्ता में हूं, मुझे दुरुपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दुरुपयोग से करने से रोकने के लिए ही संविधान में व्यवस्था दी गई है, कानून और व्यवस्था की। तो मेरे को उस कानून व्यवस्था में जाना पड़ेगा, इसमें दिक्कत क्या है?
सर दूसरी बात ये भी है कि जैसे वो भी कोई कानून बनाते हैं तो वो राज्यसभा लोकसभा से पारित करते हैं, तो वो भी तो जाते ही है ना, अपने घरों तक आते हैं ना वो जीतने के लिए, तो हमको भी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज है ये है कि उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते तो अपन इंदिरा गांधी जी का उदाहरण देख सकते हैं, माननीय न्यायालय ने कैसे उनको ध्वस्त किया था उस समय। इसमें ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते अपन को प्रूफ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही आरोप लगाने से अपन नहीं कर सकते, अपन को बिल्कुल प्रूफ करना पड़ेगा, मेरा ये निवेदन था। इसके लिए संविधान दोषी नहीं है, हम ही खुद दोषी गलत है कि हमने गलत लोगों को चुन के भेजा। वही सर, सही बोल रहा हूँ सर? जी सर, बिल्कुल आप सही है सर। वेल सर, आई एम राइट? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही बात मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आज के अतिथि तो उन्होंने भी एक ही बात बोली कि भैया तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम मालिक हो, अपने मालिकाना हक दिखाओ। और जब हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम जो अपनी सूचना के अधिकार के तहत जो मांग कर रहे हैं और जो हम चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, हम मालिकाना हक ही तो दिखा रहे हैं। हम जब मालिकाना हक दिखा रहे हैं तो इन बेचारों को परेशानी आती है, जब उनको परेशानी आती है तो हमें ब्लैकमेलर बताते हैं, बेईमान आदमी हमें ब्लैकमेलर बताते हैं। तो ये तो हम भी जानते कि बेईमान वो है, तुम मेरे को ब्लैकमेलर बताओगे, मैं दुगनी जोर से चिल्लाऊंगा कि तुम बेईमान हो। और बेईमान आदमी से निपटने के कानून सम्मत जो भी मुझे रास्ते मिले हुए हैं, मैं उनका उपयोग करूंगा, बार बार कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। और इसीलिए मैं सारे विद्वानों से, आप लोगों से भी अपील करता हूं कि जहां पर भी कुछ भी आपको गड़बड़ी दिखाई दे रही है, छोटे छोटे उसके वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, अपने मित्रों को भेजो और सारे लोगों को इस बारे में शिक्षित करो। अभी आप कुछ काम करते हो, आप अपने क्षेत्र में काम करते हो, मेश्राम जी बालाघाट में काम कर रहे हैं, राज मिश्रा जी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, तो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन वहां का एक वीडियो बना के अगर आपने यूट्यूब बना दिया तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसको दिल्ली में बैठ के भी देख पाता है। अब मैं यूट्यूब पे अपने वीडियो डालता हूँ, काफी वीडियोस डले हुए हैं, देश भर के लोग जिसको भी कुछ कष्ट होता है मेरे को संपर्क करता है, मैं 5-6 टेलीफोन रोज के मैं अटेंड करता हूँ। उनको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर पाएगा। क्यों उनको लगता है? क्योंकि उन्होंने मेरे को ढूंढ लिया। और उन्होंने मेरे को क्यों ढूंढ लिया? क्योंकि मैं उन तक इन संचार माध्यमों के से पहुंच पाया। अब आज के हमारे अतिथि हमसे कैसे जुड़े? हम तो इनको नहीं जानते थे, इस संचार माध्यम के, सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़े। हम 10-15 दिन से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमें देख के अचरज भी होता है और खुशी भी होती है कि भाई हमसे बड़े धुरंधर बैठे हैं यहाँ और मेरी मदद के लिए बैठे हैं, वो मेरी उंगली पकड़ने के लिए बैठे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके से जुड़े। और देवेंद्र भाई ने जो ये कमाल का ये चलाया है, मुहिम चलाया है, और मैं तो कहूं ये 28 दिन का क्यों, अगर आप लोग समय दें 365 दिन का इसको चलाएं, लगातार चलाते रहे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप थक जाएंगे तो कोई और मोर्चा संभाल लेगा। ये नए नए नौजवान, मैं इसको देख रहा हूँ, प्रतापगढ़ से शिवम शुक्ला जी बैठे हैं, इनकी दाढ़ी में भी काली है, ये भी 100 साल तक और जिंदा रहने वाले हैं, ये मोर्चा संभाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस बैठे हुए हैं ऐसे जो आगे इस मोर्चे को संभाल सकते हैं, और इस सिलसिला जारी रहे। अब हमारे एक मित्र ने सिलसिला चला दिया, इसको तो यूट्यूब पे डायरेक्ट इसका संचालन भी कर रहे हैं, फेसबुक पे भी डाल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो मेरे चैनल को जानता है, अशोक दिल्ली वाला शो को जो जानता है, जो मेरा चाहने वाला है किसी दूसरे कारणों से, जब उसमें कुछ आरटीआई का प्रोग्राम देखता है और मेरी बातें, देवेंद्र गोयल जी की बातें, राज मिश्रा जी की बातें उसको रोचक लगती हैं, वो अटक जाता है, हम लोगों की सारी बातें बैठ के सुनता है। तो उसको पता चलता है, अरे भाई 10 रुपए की एप्लीकेशन लगाते, मेरी जो नाली टूटी पड़ी है मैं उसको ठीक करा सकता हूँ। ये 10 रुपए की एप्लीकेशन लगा के जो बैंक मैनेजर में से बदतमीजी करता था उसको ठीक कर सकता हूँ। तो हम लोग अपना ज्ञान का भंडार लेकर सीधे के सीधे शमशान घाट में अपने घर वालों को अपने को फूकने की इजाजत देने से पहले जो जानकारी है सारी बांट जाए। आज के अतिथि की मैं बात सुन के हैरान था, किस तरीके से वो लोग पूरा विस्तार से ये सज्जन हमें बता रहे थे, और मैं अभिभूत था इस चीज को देख के कि कितना ज्ञान का भंडार लेके इस तरह के लोग हमारे बीच में बैठे हैं। हमें लगातार लगता है सब बेईमान है, नहीं है सारे बेईमान। 90% लोग चुप हैं, 5% लोग बेईमान हैं और 5% लोग ईमानदार हैं।
तो ये जो 90% लोग चुके हैं, तो मैं हल्ला करूं, इनको कहूं भाई तू मेरी साइड आ, तू बेईमान के साथ क्यों जा रहा है? वो कहते हैं गोयल साहब आप मेरे को नहीं बचाओगे बेईमान से। मैं कहता हूं मैं तेरे को बचाऊंगा ना। मैंने कितने लोगों को इन बेईमान लोगों से बचाया है। किसी से कोई ट्रेड लाइसेंस के 50,000 मांग रहा है, किसी से किसी और झमेले में, किसी को टीचर ने फेल कर दिया। मैंने अपने संपर्कों के माध्यम से सिर्फ ये उनको कहा कि आप उस व्यक्ति को टेलीफोन करो, कोई जी अशोक गोयल जी ने आपसे संपर्क करने को कहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, फेल बच्चे को पास कर दिया गया। जिस व्यक्ति के ट्रेड लाइसेंस के 1 लाख रुपए मांग रहे थे, उसके संस्था के नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केशवपुरम जोन का सिर्फ मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा। मैंने कहा जी आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं और ट्रेड लाइसेंस के बारे में। अब वो फाइल जो अटकी पड़ी थी पिछले 5 महीने से, उस फाइल का मूवमेंट शुरू हो गया। उस अफसर ने उस व्यक्ति को टेलीफोन करके कहा कि जी आप ये जानकारी और दे दो, आपका ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। मैं कुछ नहीं हूं, मैं आप जैसा एक साधारण व्यक्ति हूं, और सिर्फ कलम की ताकत से, और आप देखते हैं मेरी भाषा में भी सरलता है, कहीं कोई अहंकार नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूं, बड़ी सरलता से करता हूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसी तरीके से लोगों से निवेदन करते जाइए, काम कराइए। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू। झोपली का प्रेग्नेंसी मध्ये झोपली ना रात्री? जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। विक्रम जी, सर आपका माइक ऑन हमेशा रह रहा है पूरे कार्यक्रम के दौरान। मुझे ऐसा लगता है कि आज के विषय पर हमें अभी प्रोग्राम को यहीं पर रोकना चाहिए। हम जो है सोमवार को मिलेंगे इसी प्रशिक्षण कार्यशाला में, और कल जो है हमारी मीटिंग रहती है 11 बजे से, जो हमेशा हर रविवार होती है, जिस पर हम अपने विषयों पर, समस्याओं पर चर्चा करते हैं। और इस बार हमारे पास बहुत सारे विषय इकट्ठे हो चुके हैं जिस पर हमें आपसी चर्चा की जरूरत है। इसलिए मैंने अभी कोई भी गेस्ट कल की कार्यशाला के लिए प्लान नहीं किया है। इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि कई हफ्तों से हमारे बीच में एक सार्थक बातें नहीं हुई हैं आपस में। हमने अपनी समस्याओं को आपस में नहीं रखा है, जिसपे हमें सलाह मशवरा की जरूरत है, ताकि हमारी सोच जो बिखरी हुई है उस सोच को हम एक कर सकें, या बहुमत पर उन विषयों और मुद्दों पर पहले काम करें जो ज्यादा जरूरी महसूस होती है। देवेन जी, आपने थोड़ा पहले जिक्र किया था सुतार जी का, तो उनका कार्यक्रम कब रखेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? या उनकी बात हो गई? राजस्थान से सुतार जी करके हैं, आपने अभी बताया था कि रमेश सुतार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने एक अलग से कार्यशाला बनाई है। अगर आपने मेरे मैसेजेस या पोस्ट को ध्यान दिया हो, हमने 5 ग्रुप्स तैयार की हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स में हम कंटिन्यू नेशनल आरटीआई ग्रुप में 1 और 2 में हम सभी, हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं 15 राज्यों से। वो सब आपस में चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर। लेकिन इस विषयों के साथ में चर्चा के अलावा कई गैर संबंधित पोस्ट आते हैं। इसको रोकने के लिए हमने कार्यशाला के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया है। जो नए मित्र हमारे आते हैं, जिनको आवेदन बनाना, अपील करना, शिकायत करने में तकलीफ हो रही है, उनको सिखाने के लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया है, अपील, आवेदन, शिकायत करके, जिसमें रमेश सुतार जी टास्क दिए हुए हैं और उस पर काम चालू हो चुका है उस कार्यशाला का, जो निरंतर चलता रहेगा। दूसरा जो है, हमने अपने जो मित्र सक्रिय रूप से चर्चा में सम्मिलित नहीं होना चाहते और बहुत अधिक पोस्ट नहीं चाहते हैं अपने मोबाइल पर, उनके लिए हमने एक अलग से नेशनल आरटीआई ग्रुप 3 बनाया हुआ है। और एडमिन पर जो लोग काम करना चाहते हैं इस ग्रुप और संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उसके लिए आरटीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बनाया हुआ है। जी, तो हमने मतलब सारी व्यवस्थाओं को चरणबद्ध अलग अलग तरीके से वो कर दिया है। किसी को भी एक दूसरे के साथ हौच पौच नहीं करना चाहते, ताकि हर चीज एक पैरेलल तरीके से काम करते रहा एक सिस्टम। और अपने साथियों से भी बोलते हैं कि वो हमारी सोच को समझे और हमें सहयोग करें, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे ये संगठन बिखर जाएगा। हम अच्छे लोगों के अनुभव साझा करने से रह जाएंगे, हम अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएंगे। इसके लिए हर आदमी को अपना
सहयोग देना पड़ेगा। ये मजा लेने के लिए नहीं है कि हमको कोई आनंद लेना है वहां पे या कोई गपशप करनी है। हमको गपशप भी अगर करनी है तो किसी विषय पर करनी है, जो विषय हमारे बीच में नहीं आया है या आया है और हम उस पर सक्रिय नहीं है। जी तो इस बात को सब समझें। और अकारण पोस्ट, मैं बोलता हूं कि मैंने कोई अच्छी बात बोली भी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें मुझे ठेंगा दिखा के या उंगली दिखा के मुझे बताएं कि मैंने वो चीज अच्छी डाली है। जरूरी ये है कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसका अनुकरण हो, उसको आप करने के लिए आगे बढ़ें। सिर्फ आप यहाँ पर ज्ञान की बातें सुन रहे हो या देख रहे हो, इससे हमारे उद्देश्यों में सफलता नहीं मिलेगी। हमारे उद्देश्यों में सफलता तब मिलेगी जो लक्ष्य को हम लेके काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य पर